गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको पहले हम एक इंफॉर्मेशन दे दें। आपका जो हाफ ईयरली SK1 एग्ज़ाम है उसका सिलेबस हमने शेयर कर दिया है, जिसमें जो नोट्स आपको प्रोवाइडेड है आपको उनको स्टडी करना है। प्रतिवेदन, फीचर, आलेख, संपादकीय, अनुच्छेद, निबंध, पत्र, अपठित गद्यांश, पद्यांश और आरोह में गद्य पद्य के जो पाठ हैं, इनमें से जो चैप्टर कॉमेंट है उनके अलावा हमने सभी चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं एक्सेप्ट फिराक गोरखपुरी। तो फिराक गोरखपुरी हम S1 के बाद पढ़ेंगे। आपको आरोह के जो गद्य पद्य हैं वो सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं और वितान का प्रथम पाठ जो कि आपके नेक्स्ट 2 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। और हर पाठ का आपको भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, मूल भाव, चरित्र चित्रण आवश्यक रूप से तैयार करना है। अब चलते हैं हम हमारा पाठ सिल्वर वेडिंग, जिसका आज 5th सेक्शन है, यानी पार्ट नंबर 5 है। इसमें हमने जाना था कि यशोधर बाबू अपने बच्चों से प्रेम तो करते हैं, लेकिन उनमें एक जनरेशन गैप को फील करते हैं और उन्हें लगता है उनकी पत्नी उनकी बात नहीं सुनती। इसके अलावा यशोधर बाबू किशन दा के विचारों को फॉलो करते हैं। अब देखते हैं हम आगे। यशोधर जी चाहते थे कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही ना हो तो वह उन्हें क्यों कर मिले। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जिस तरह मैं किशन दा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो केवल अपनी मन मर्जी चलाना चाहते हैं बच्चों पर। वो प्रजातंत्र, यानी वो बच्चों की भी सुनेंगे, वो प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले हैं और हरगिज ये दुराग्रह नहीं चाहते कि बच्चे उनको उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे। लेकिन यह भी क्या हुआ कि ऊंचा न ताचा, जिसके मन में जैसा आए करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज्यादा होगी, लेकिन अनुभव का, एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ठहरा। मानो ना मानो, झूठे मुंह से ही सही, एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। और बच्चे क्या उत्तर देते हैं? बब्बा आप तो हक करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछें। मतलब यशोधर बाबू को लगता था कि प्रत्येक चीज में बच्चों को मुझसे राय लेनी चाहिए, जबकि बच्चों का मानना था कि बब्बा इस बात में आप जानते ही नहीं तो फिर आपसे क्यों कर पूछा जाए। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता है उनके बड़े बेटे होने पर अपनी तरफ से प्रस्ताव करते, मतलब उन्हें एक बार वो अपना काम करते जा रहे हैं। ऑफिस से निकले थे, फिर किशन दा के क्वार्टर के आगे जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वह थोड़ी देर रुक गए। उसके बाद वो प्रवचन सुनने बैठ गए, बिरला मंदिर गए, अब सब्जी लेने गए, लेकिन उनके दिमाग में लगातार विचारों की श्रृंखला चल रही है। तो उन्हें लगता है कि जब वो सब्जी लेने गए तो बच्चे आकर पूछे कि पिताजी आप न किया करें, दूध सब्जी ये सब हम ले आया करेंगे। बच्चे प्रस्ताव करते दूध लाना, राशन लाना, CHHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाके दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना।
डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें। अब हम कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटों से उन्होंने ही कहा, तब वे एक दूसरे से कहने लगे, तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। इतना कोहराम मचा। लड़कों ने एक दूसरे को इतना भला बुरा कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पा गया, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। ईजा को भी आराम हो जाएगा, मतलब मम्मी को भी आराम हो जाएगा, फैमिली में भी सबको आराम हो जाएगा। कुमाऊं बेटा, मतलब कमाने वाला बेटा, नमक छिड़कते हुए ये भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। अब यशोधर बाबू को ये सब बहुत अकड़ता था। यशोधर बाबू को सब ये बातें इम्प्रॉपर मालूम होती थी। उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में आता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो। इस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से करा रहा हूं, आपके से नहीं जो आप नुक्ताचीनी करें। देखो, यशोधर बाबू को ये बात बहुत अकड़ती थी कि बेटे की अच्छी तनख्वाह है, पर वो कभी ये नहीं कहता था कि पिताजी ये लीजिए मेरी तनख्वाह। और ये तो वो मानते हैं कि अकाउंट में तनख्वाह आती है, कैश नहीं आती, पर बेटा हर काम घर में करवा के ऐसे कहता है कि ये मैं अपने पैसों से करवा रहा हूँ, आप इसमें मिनमेट मत निकालो। इस क्रम में बेटे ने पिता का ये क्वार्टर तक अपना बना लिया। अपना वेतन अपने ढंग से वो इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफा आ रहा है, कभी डनलप वाला बेड आ रहा है, कभी सिंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ यह? वो कहते हैं कि अलग अलग समय अलग अलग नई नई चीजें खरीद के ला रहे हैं, ये भी क्या बात हुई। और ये और कहते हैं, कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई ना छुआ करे। क्वार्टर ही उसका हो गया। ये अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में। इनका नौकर होगा तो इनके लिए होगा, हमारे लिए तो क्या क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घर वाली को। मतलब वो खुद भी इसको सोचते हैं और अपनी पत्नी को भी समझाते हैं कि जब इन्होंने क्वार्टर मेरा, इसमें सारा सामान इन्होंने बस मतलब ले आए और फिर कहते हैं कि ये सामान हमारा है, तो आज कहते हैं नौकर रख लो, नौकर भी होगा तो इनका काम करेगा। सब काम अपने हाथ से ठीक होते हैं। नौकरों का सोफा कारोबार चौपट हुआ। कहते हैं यशोधर बाबू, पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती है, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं है। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुद ही सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबों से पटे हुए लॉनों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबित खड़े हुए थे। उन 3 में से कुल को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए था। मतलब वो जो इधर मलबा गिरा हुआ था, उधर के क्वार्टर्स नहीं टूटे थे, उनमें एक के बाहर तख्ती लगी हुई थी, वाई.डी. पंत। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाई.डी. पंत को पहले धोखा हुआ। देखो, मतलब हम 4 सेक्शन इसके पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर के हम 4 वीडियोस 4 पार्ट्स देख चुके हैं। मतलब फ्लैशबैक में स्टोरी चल रही
रही है। वो ऑफिस से निकलते हैं, पार्टी देते हैं, फिर जहाँ मलबा गिरा हुआ होता है किशनदा की याद आ जाती है, उसमें खो जाते हैं। उसके बाद बिरला मंदिर जाते हैं, वह प्रवचन सुनने बैठ जाते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते रहते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी लेकर अब घर पहुंचते हैं। यानी दो चीजें पैरेलल चल रही है। एक तरफ यशोधर बाबू का अपने परिवार और सब विचारधाराओं के बारे में खो जाना, दूसरा ये घटनाक्रम कि वो यहाँ से यहाँ तक अब घर पहुंचे। अब आज जब वो घर पहुंचे तो उनको थोड़ा सा धोखा हुआ कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया, किसी गलत जगह आ गए क्या। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें, गुब्बारे लटके हुए थे, रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचानने में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माय वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यानी वो दूर से देखा, उसे लगा मैं अपने घर तो आया हूं ना, तो उसने देखा नहीं नहीं मेरा ही घर है, वो रहा मेरा बेटा। कोई कार में साहब बैठे, उनसे बात कर रहा है। फिर उन्हें यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में ये क्या हो रहा होगा। उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो करते होंगे ये लौंडे मोंडे, इनकी माया यही जाने। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी है। लड़की जीन्स और बगैर बांह का टॉप पहने हुए। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके हैं कि तुम्हारी ये पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है। यशोधर बाबू को ये ड्रेस अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वह भी ऐसी जिद्दी है कि इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है, इसलिए वो इसे पहनती है। वह सिर पर पल्लू वल्लू, पत्नी भी उसकी तरफदारी करते हुए कहती है कि सिर पर पल्लू वल्लू मैंने बहुत कर लिया, तुम्हारे कहने पर मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली है पत्नी इस समय होठों पर लाल लाली और बालों पर खिजाब मतलब डाई करे हुए, जबकि ये दोनों ही चीजें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ प्रॉपर मालूम होती है। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर अपने ही घर में थोड़े अजनबी लोगों की भीड़ देखी यशोधर बाबू ने, और थोड़े दूर से अपने घर को देख रहे थे। अंधेरे में ही खड़े रहे, वही दूर से देखते रहे और खड़े रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलडीसी टाइपों से मिक्स करते हैं। बच्चे मतलब वो घर नहीं गए बहुत देर तक, बाहर से ही देखते रहे बीवी बच्चों को कि क्या हो रहा है आज मेरे घर में। और बच्चे यशोधर बाबू के लिए कहते हैं कि पापा तो है ना बाबू लोगों में ही मिक्स रहते हैं, कभी हाई फाई लोगों में उठते बैठते नहीं हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। कुछ लोग चले गए, कुछ लोग रहे होंगे। भीतर अपनी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र और कुछ रिश्तेदार जमा हुए थे। उनके बड़े बेटे ने झटकी सी सुनाई, मतलब अब यशोधर बाबू घर में गए तो बड़े बेटे ने कहा, बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों की सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी। यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार यानी महीने के कमाने लगा है तब से, यह टिप्पणी की चंद्रदत्त ने। चंद्रदत्त कौन था? इनका एक रिलेटिव था। देखिए चंद्रदत्त तिवारी ने टिप्पणी की कि भाई हमारे
से तुम्हारा बेटा 1,500 रुपये महीने कमाता है, को इस साल MSAS पास हुआ है, दूर के रिश्ते में यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें ये अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में ना आता हो, तथापि ये बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 माहवार यानी महीने के 1,500 प्लस कन्वेंस अलाउंस एंड अदर पर्क्स यानी अदर दूसरे जो भुगतान हैं, भत्ते हैं, वो भी इनको मिलते हैं। कोई मामूली बात नहीं। इस तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज के संदर्भ में टिप्पणी की हो कि यह क्या बात हुई, समहाउ मेरी समझ में नहीं आता, इसकी क्या जरूरत थी, तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी होती है कि इस चीज के आ सकने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी माना जा रहा है। यानी कभी कभी यशोधर बाबू सोचते हैं कि बच्चों ने ये सब जो किया है इसके कारण, हालांकि उन्हें ये सही नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो ये सोचते हैं कि लोग मुझे बड़ा आदमी समझते हैं। मिसाल के लिए जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तो यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया, और आज भी वे यही करते हैं कि चूल्हे पर, मतलब इस गैस के चूल्हे पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी नहीं लगती, मतलब उन्हें ये रोटी अच्छी नहीं लगती। तथापि वे ये जानते हैं कि गैस न होने पर इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते। इस तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया इसका फायदा क्या है। बासी खाना अच्छी आदत नहीं है। फ्रिज किसी काम आता है, ठंडा पानी नुकसान करता है। फ्रिज में आप सुबह चीज रख दो, शाम को खाओगे तो वो बासी खाना नुकसान करता है। तो यशोधर बाबू को ये सब पसंद नहीं है। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन को तो नहीं आता, गला पकड़ लेता है, कहते हैं, मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं। अपनी सिल्वर वेडिंग की वह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को, मतलब यशोधर बाबू की शादी की 25वीं सालगिरह की ये पार्टी दी गई थी, ये उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपने विवाह भी कोऑपरेटिव बैंक से 2,000-4,000 का कर्जा निकालकर किया बगैर किसी खास धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय सब मौजूद है। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी 47 को हुई थी और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे